नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद में इन कोलैबोरेशन विद नेक्सस ऑफ गुड। मैं हूं आपकी होस्ट रितिका और आज हम एक बहुत ही विकासशील और समृद्ध विषय पर विचार करने जा रहे हैं, द नेक्सस ऑफ गुड एंड इट्स रेलेवेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट। और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिसेस माया ठाकुर, चेयरमैन ऑफ सानवी महिला संस्था। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले तो मैम मुझे आपसे ये जानना है कि द नेक्सस ऑफ गुड का महिलाओं के सशक्तिकरण से क्या संबंध है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, और ये कैसे महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण है क्या। महिला अगर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में उसको समान अवसर मिल रहा है और समान अवसर के साथ साथ वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रही है, तो इसको महिला सशक्ति बोलते हैं। और एक वाक्य है जवाहरलाल नेहरू का कि लोगों को जगाने के लिए सबसे पहले महिलाओं को जागना होगा। अगर महिला जगती है तो समाज जगेगा और राष्ट्र जगेगा। तो महिला सशक्तिकरण ये है। और दूसरी बात रही नेक्सस ऑफ गुड की बात। नेक्सस ऑफ गुड महिला सशक्तिकरण में बहुत ही योगदान दे रहा है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को समान अवसर मिलना। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं नेक्सस ऑफ गुड के माध्यम से आई हूँ, तो उसके माध्यम से वो आज अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही हूँ, मैं सशक्त हुई, अपनी बात आपको बता रही हूँ। तो इस माध्यम से नेक्सस ऑफ गुड जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। वो हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे करने के लिए एक नेटवर्क है, लोगों से जोड़ता है, और जिससे महिलाएं एक आत्मनिर्भर होकर समाज में खड़ी हो रही हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रही हैं, और वो आत्मनिर्भर होकर एक व्यवसायी बन रही हैं, एक नेता बन रही हैं, और वो व्यवसाय को अच्छे तरीके से चला रही हैं। तो मैम, आपके संस्था ने अब तक किन क्षेत्रों में कार्य किया है और इसका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है? जी बिल्कुल। हमने सबसे पहले जब अपना एनजीओ रजिस्टर्ड किया 21 जुलाई 2023 में, तो हमने एजुकेशन से स्टार्ट किया। तो उसके बाद हम लोग छोटे छोटे बच्चों के जो लेबर के बच्चे थे, और ये ईंट भट्ठे शायद आप जानते होंगे, इनके बच्चे थे। तो ये क्या होता है, ये बच्चे अदर स्टेट से आते हैं काम करने के लिए और 6 मंथ तक रहते हैं। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ जो है ये भी लेबर बनते हैं। तो हमने इनके लिए बालशाला शुरू की, और उनको जो है हमारे जो वॉलंटियर बच्चे होते थे वो जाके 2 घंटे पढ़ाते थे। फिर जब हम लोग सर्वे में गए तो हमने देखा महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम हो रही हाइजीन से रिलेटेड। तो उसके बाद हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम किया, उनको सैनिटरी किट। फिर जब आगे बढ़े, आवश्यकता बढ़ी, फिर हमने लगभग जो है 5 डिस्ट्रिक्ट कवर किए, जिसमें 11,000 बालिकाओं को, महिलाओं को हम लोगों ने अवेयर किया, और 5100 सैनिटरी किट महिलाओं तक रीयूजेबल सैनिटरी किट बांटे, और उनका डेटा भी लिया। और इस ड्यूरेशन में जब हम लोग महिलाओं से मिलते थे, देखिए हमारी आवश्यकताएं बढ़ती कैसे गई लोगों के काम करने के लिए। फिर जब लोगों के बीच में हम लोग जाते तो फिर ये होता कि महिलाओं ने अपनी बेरोजगारी के बारे में बताया कि हम लोग बेरोजगार हैं, और उसके बाद हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, किसी के हस्बैंड नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया में काम करते हैं, कि किसी के हस्बैंड जो है नशेड़ी होते हैं। फिर हम लोगों ने उनसे जो है कुछ मुथूट फाइनेंस से, मदर टेरेसा से संपर्क किया, और उसके बाद उन लोगों के लिए हम लोगों ने सिलाई मशीन अवेलेबल कराई। आज हमारे 5 सेंटर चल रहे हैं, जिस पे हर सेंटर पे 25 से 30 महिलाएं सिलाई सीख रही हैं। हमने उनको बहुत रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन वो डेली 300 से 400 रुपये कमा रही हैं। जहां उनके पास कुछ भी नहीं थे, उसको अब वो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये महीने बना ले रही हैं। उसके बाद जो बालिकाएं थी गांव की, उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा अवेलेबल नहीं थी, तो 3 कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं हमारे, जहाँ पर बच्चियाँ और महिलाएँ आती हैं, सीखती हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसके बाद जब लोगों के बीच में अशिक्षा सामने आई, तो हमने एडल्ट लिटरेसी पे काम शुरू किया, जहाँ पे हमारे 115 सेंटर चल रहे हैं, और 4500 लाभार्थी अभी करंट में वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो 15 साल से ऊपर हैं। मैम, महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या समाधान अपनाने चाहिए?
महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ा जो आता है लिंग भेदभाव आता है। लिंग भेदभाव जैसे तो हमने सिटी में बहुत कम देखा है, लेकिन जैसे गांव में होता है, रूरल एरिया में हम लोग काम करते हैं। और एक छोटे से आप शायद नहीं जानते होंगे, अगर आप जो काम करने वाले लेबर हैं, पुरुषों को अगर 400 मिलता है, महिलाओं को 250 मिलता है। हाँ, ना, बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिंग भेदभाव हुई तो कैसे महिला समान हो गई ना? समान नहीं हुई ना। और काफ़ी चीज़ों में मैं खुद जाती हूँ। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। मैं अभी परसों की बात है, मैं गई थी, एक बालिका का सगाई था, तो मुझे चेयर दिया गया, महिलाओं के बीच में अंदर बैठा दिया गया, मैं आप इधर बैठिए, बाहर सगाई। मैं सोची क्यों मैं बाहर क्यों लोगों के साथ नहीं बैठ सकती? तो मुझे काफ़ी देर मुझे घुटन हो रही थी कि मैं कुछ देख नहीं रही हूँ, मैं अंदर क्यों हूँ। तो जहाँ पर लोगों के मेंस लोग बैठे थे, वहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ था, मैं जाकर अपने हस्बैंड के साथ पुरुषों के बीच में बैठी, और लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं चिड़ियाघर से आई हूँ। क्योंकि ये लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी कि ये मैम आई यहाँ पे और पुरुषों के बीच में बैठ गई। हाँ, they were not used to हाँ, affect तो ये कैसे ऐसे हो सकता है? तो मतलब कि कहीं ना कहीं लिंग भेदभाव बहुत ज़्यादा है। सामाजिक परंपरा में बाल विवाह है जो अभी भी हो रहा है। सबसे बड़ा तो दहेज प्रथा है, ये शहरों में भी चल रहा है। दहेज प्रथा है। अभी मैं आपको 1 हफ्ते के पहले की बात बता रही हूँ। मेरे पास एक बालिका का कॉल आया कि मैम मुझे 50,000 रुपये अगर आपने अवेलेबल नहीं कराया तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरी शादी 3 बार टूट चुकी है। और एक अच्छा खासा पढ़ने वाली बालिका, लेकिन उसके घर वाले गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, जो भी आप कह सकते हो, और उसके कारण उसकी शादी कर रहे थे। पैसे ना होने के कारण वो इस तरह से कदम उठाने पर बाध्य थी। तो हम कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण में ये दहेज प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा में कैसे आप कह सकते हैं कि क्या, चाहे शहर हो बेटा चाहे गांव हो, लेकिन आप ये चीज़ देखते हैं अगर महिला वर्किंग है तो अगर वो बाहर से आ रही है तो घर में निवास करने वाले सदस्य हमेशा ये सोचते हैं कि घर का भी काम करे ना। अगर घर का काम नहीं कर रही तो वो कितना भी पैसा कमाती हो, अच्छी बहू नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं से जो है मानसिक, अगर पुरुष काम करके आ रहा है तो उनको चाय मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, खाना हो रहा है, मैं थका हूँ मुझे आराम करना है, तो ऐसा होता है। तो ये भी असमानता हुई ना। तो अगर असमानता है तो महिला सशक्तिकरण कहाँ है? एग्जैक्टली है ना। मैंने कहा महिला सशक्तिकरण का ये है कि समान अवसर मिले, तो समान अवसर उनको मिलता नहीं है। छुआछूत है, आज भी बहुत ज़्यादा है। रूरल एरिया में आप देखिए पर्दा प्रथा है। अभी मैं अपने एक रिलेटिव की बात बताती हूँ। मैं उनसे वहाँ गई थी, वहाँ पे उनके बच्चा एडमिट था, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, बहुत ज़्यादा सर वर नहीं ढकती हूँ। तो उनकी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया कि आप वहाँ गई थी, सीनियर थे, आपको सर ढकना चाहिए था, मुँह ढकना चाहिए था, ऐसा वैसा। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुई कि मैं अब रिलेशन में जाऊँगी ही नहीं, क्योंकि अब अगर मैं चेहरा ढकूँगी तो काम कैसे करूँगी, है ना। कि अगर हमको लोगों के बीच में रहना है तो कहीं ना कहीं जो पर्दा होता है वो विचारों का होता है, जुबान का होता है। हम अपने बड़ों का सम्मान करें, उनका आदर करें, कि सबकी मदद करें। सबसे बड़ा पर्दा वो है। अपने से बड़ों का आप अनादर करिए और चेहरा ढकिए तो पर्दा हुआ? इस पर्दे का कोई मतलब ही नहीं है, ना हुआ। कहीं ना कहीं हम महिलाएं ही होते हैं जो दहेज प्रथा को भी बढ़ाते हैं, पर्दा प्रथा को भी बढ़ाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई ससुर या देवर किसी बहू को बोल रहा हो मुंह ढक लो, लेकिन सास ननद ज़्यादा बोलती हैं। अगर हम महिलाएं ही अगर इसको सुधारने की कोशिश करें तो दहेज प्रथा भी बंद हो सकती है, पर्दा प्रथा भी बंद हो सकती है, बाल विवाह भी बंद हो सकता है, और ये जो कुरीतियां हैं इसको जो है हम बंद करके महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना के एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो ये असमानता है और महिला सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे महिलाएं खुद भी जिम्मेदार हैं। जी, महिलाएं, हम लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ कि अगर जैसे पड़ोस में किसी की शादी हुई या कहीं हुई, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है बहू क्या पाई है ना, कितना मिला है, दहेज कितना मिला, कौन सी गाड़ी मिली है। अक्सर ये चीज़ें देखा है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। मैंने एक खुद चाइल्ड मैरिज बच्ची रही हूँ, 15 साल की एज में शादी हुई है, और काफ़ी बातों को मैंने भी आस पड़ोस में सुना है कि फ्री में शादी कर लिया, बच्ची से शादी कर लिया, क्या हुआ। तो दुनिया भर की बातों को मैंने भी ऑब्जर्व किया है। तो इस तरह हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम महिलाएं अगर स्वयं में एक बार बदलाव लाएं तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ये सशक्त होगी, ये आत्मनिर्भर होगी। तो मैम आप इस क्षेत्र में कैसे आई और समाज सेवा को ही मतलब आपने क्यों चुना, और क्या कोई खास व्यक्ति या कोई घटना जिससे आप प्रभावित हुई?
जी बिल्कुल, मैंने जैसे भी आपको कहा कि मैं भी चाइल्ड मैरिज विक्टिम रही हूँ और मैंने उस समय जो कुरीतियों को अनुभव किया है, क्योंकि मेरी भी शादी एक गांव में हुई और उस समय भी लगभग 2006 में मेरी शादी हुई, मैं 15 साल की थी। तो ऐसे गांव में हुई जहाँ बेटियां नहीं पढ़ाई जाती थी, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो मुझे ये उस समय ही से ही था कि अगर मैं कभी आगे बढ़ी या मुझे सपोर्ट मिला तो मैं इन कुरीतियों को ख़त्म करूँगी। और बहुत ही समाज का विरोध करके मैंने पढ़ाई की। लोगों की बहुत बात सुनने पड़ते थे कि डीएम नहीं हो जाएंगी, बहू निकल रही है, घर में नाक कट गई और दुनिया भर की बातें ऐसी होती थीं। फिर भी मैंने पढ़ाई की और मैंने इंटर में टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, ग्रेजुएशन में कॉलेज टॉपर रही हूँ, बीएड में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ है, पीएचडी में मेरे अच्छे परसेंटेज हैं। तो मैंने जो है इस तरह से पढ़ाई की, लोगों को अपने कर्मों से जवाब दिया है। आज हर न्यूज़पेपर में मेरा नाम होता है, टीवी चैनल पे न्यूज़ होता है, लोग जानते हैं। तो मैक्सिमम लोग मेरी डीपी लगाए होते हैं, लोग आदर्श मानते हैं, चीफ गेस्ट बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को जवाब मिलता है या उनको मोटिवेट करने के लिए ही होता है। और उसके बाद मैंने जो है जब कोविड आया 2019 में, तो बहुत सारे लोग जो थे बाहर रहने वाले वापस आए। तो उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो होते हैं, कुछ डेली बेसिस पे मजदूर होते हैं, उनका बाहर क्या होता है, वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका ना घर होता है ना ज़मीन होती है। जब वो लोग वापस आए तो ये था कि अब करेंगे क्या। तो हम लोगों ने फिर जो है उनके लिए काम करना शुरू किया। पहले स्टार्टिंग में तो हमको हमारे घर में जो अनाज था मैंने वो तक पूरा हम लोगों ने निकलवा दिया लोगों को देने के लिए। फिर लोगों से सपोर्ट लेकर उनका हेल्प करना शुरू किया। 2021 में मैंने स्कूल शुरू किया जहाँ पर मजदूर और लेबर के बच्चे पढ़ते हैं। अभी हमारे पास 300 बच्चे हैं जो फ्री में वहाँ पढ़ रहे हैं, उनका कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह से जब हम क्षेत्र में निकलते गए, काम बढ़ता गया, लोग से पहचान होती गई, आज हम एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारा सुझाव ये है कि जो आज का समाज है, खास करके आज के युवाओं से ये अनुरोध है कि अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाएं, सकारात्मक सोच जब लाएंगे, वो सामान रखेंगे। अगर ये मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये लड़की है ना, बहन माने, दोस्त माने, ये भी काम कर सकती है, हम लोग साथ में मिलके करेंगे। और जहाँ जैसे हम अपनी बहन को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, इसको सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है कि जो विकासशील देश में है हम भी एक विकसित देश में आ जाएं और हमारा भी लेवल बहुत ऊपर जाए। जो कि हम आज अच्छे लेवल पे हमारा कंट्री काम कर रही है। हमारे देश में महिला राष्ट्रपति हैं और महिला नेता हैं, कई सारी महिला अधिकारी हैं। हर क्षेत्र में जो है उनको बराबर अवसर मिल रहा है। लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में या कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ एक कह सकते दोगलापन वाला व्यवहार होता है, अगर वो व्यवहार ना किया जाए तो हमारे समाज को जो है एक बहुत ऊंचे दर्जा प्राप्त हो सकता है, हमारी राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। मैम, आप एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं कि कैसे महिला सशक्तिकरण की तरफ महिलाएं और जो पुरुष हैं जो ऐसे भेदभाव करते हैं, असमानता से देखते हैं, वो सही हो सकते हैं आने वाले टाइम में। और अपने अलावा दूसरों के विचारों को भी कैसे सम्मान दिया जा सकता है, भले ही हमारे और उनके विचार आपस में मिले या ना मिले। जी बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि मेरी सोच कुछ अलग हो, आपकी सोच कुछ अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज के एपिसोड का यही समापन करते हैं। मैम, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जर्नी में यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।